नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है तो विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या मुद्दे हैं और क्या समीकरण बन रहे हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए। परिचर्चा का संचालन डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने किया। तो आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। बहुत तेजी से बदल रहा है। देखिए, बहुत सारी बातें जो हैं वो चुनाव को प्रभावित करती हैं। अब जैसे राजपूत लोग जो कसम खा रहे हैं या पंचायतें कर रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो संगीत सोम चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, और वहां के सांसद हैं संजीव बालियान। उन्होंने साजिश करके उनको हरवाया, पुलिस को लेकर के साथ में जैसे भी है उन्होंने व्यवस्था की ताकि वो चुनाव हार जाए। अब संगीत सोम लठ लेके पड़ गए हैं उनको हराने के लिए। उनके जातीय समर्थक जितने भी हैं वो किसी हालत में भी मानने को तैयार नहीं है। अलग से मीटिंग करवाई, योगी जी ने बात कराई, सब कुछ कराया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से संजीव बालियान ने जयंत चौधरी को हराया था चुनाव। अब जयंत चौधरी के लोग कैसे संजीव बालियान के साथ खड़े होंगे? यशपाल सिंह थे, सत्यपाल सिंह थे जो कमिश्नर साहब थे, अब उनका टिकट कट गया तो जाट लोग अलग से नाराज हो रहे हैं, अलग से उनका ये हो गया है। तो इस तरह की चीजें ऐसी हो रही हैं लगातार। अब जयंत चौधरी को देखिए आप, सहारनपुर में नहीं बुलाया सभा में, जबकि उन्होंने एक बाकायदे होर्डिंग छपवाए थे कि दोनों की संयुक्त रैली होगी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी की संयुक्त रैली होगी। बड़े बड़े फोटो छपाए, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए, लेकिन न तो सहारनपुर में उनको बुलाया, न कैराना में बुलाया, और तो और बिजनौर में जहां उनकी पार्टी का अपना कैंडिडेट है वहां योगी गए, लेकिन ये नहीं गए। अब कह रहे हैं कि कार खराब हो गई। अब ऐसा कहीं होता है क्या कि जो बड़े नेता होते हैं, और भी खासतौर से सत्तारूढ़ दल के नेता होते हैं, उनकी अगर कार पंचर हो जाए या कुछ गड़बड़ी हो जाए तो दूसरी तीसरी पांचवी कार, कितनी भी कार मिल जाएगी, समय पे आप पहुंच सकते हैं। गाड़ियां रहती हैं, गाड़ियां रहती हैं। लेकिन सच बात यह है कि अब भाजपा के लोगों को लग गया है कि देखो, उनका इस्तेमाल ये था कि इसको आदमी को ये इंडिया अलायंस से बाहर कर दो, इंडिया अलायंस से बाहर हो जाए, अब उसके बाद उसको छोड़ो हटाओ, पैदल हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। उनको उससे कोई बहुत प्रेम मोहब्बत नहीं है। उसी तरह से आप देखिए बिहार में जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़वाया था बीजेपी ने, पशुपति पारस को और उनके साथ जो सांसद थे उनको मंत्री बना दिया, पशुपति पारस को। अब जब इस बार चुनाव आया तो उसको कहा कि भैया तुम चुपचाप घर बैठो, हम अब चिराग के साथ जा रहे हैं। तो चिराग के साथ समझौता कर लिया, उसको 5 सीट दे दिया। फिर जब रोने धोने लगे पशुपति पारस तो कहा कि अच्छा ठीक है, आपको हम राज्यसभा में भेज देंगे, और जो दूसरा आपका भतीजा है वो प्रिंस राज, उसको हम बिहार सरकार में मंत्री बना लेंगे। अब उसको लेके चिराग भनक गए हैं कि पता नहीं अब लोकसभा का चुनाव हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, लेकिन चाचा का तो पक्का कर दिया राज्यसभा, तो उसको लेकर के और खुंदस हो गई है। और सबसे बड़ी बात क्या कि जमुई की सीट जहां से चिराग पासवान लोकसभा में सदस्य थे, अभी उस सीट को उन्होंने अपने बहनोई को दे दिया, अरुण भारती को दे दिया। वहां से आरजेडी की कैंडिडेट जो है वो बहुत मजबूत अर्चना रविदास हैं। वहीं के जमुई के एमएलए थे सुमित सिंह, जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं। अब सुमित सिंह के भाई जो कभी विधायक थे और भाजपा के साथ रहते थे, उन्होंने त्यागपत्र देकर के वो आरजेडी की सदस्यता ले ली, राजद में शामिल हो गए। अब माना जा रहा है कि चुनाव के आगे पीछे सुमित सिंह भी किनारा कर सकते हैं। मतलब दो चीजें एक साथ हो रही है बिहार में, कि लोकसभा का चुनाव ये लोग हार रहे हैं और बिहार की सरकार भी गिरने जा रही है, नीतीश की सरकार भी गिरने जा रही है। अब नीतीश जी अब जुमला कहने के लिए कह रहे हो या उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई हो, क्योंकि सम्राट चौधरी इशारा कर रहे थे मोदी जी की तरफ दिखा करके कि इनका कुछ गड़बड़ है, जब वो कह रहे 4000 एमपी आपके साथ खड़े होंगे। तो इस तरह की चीजें एक नहीं, हर जगह से यही चीजें आ रही हैं। आप गुजरात की बात कर रहे थे, गुजरात में ऐसा हो सकता है क्या जहां की मोदी और शाह जी का एक छत्र नेतृत्व, मतलब निर्विवाद नेतृत्व, उसके बावजूद 2 सांसद चुनाव लड़ने से मना कर दें, नाम डिक्लेयर हो जाए, उम्मीदवार डिक्लेयर हो जाए और उसके बाद वो चुनाव लड़ने से मना कर दें? ऐसा कभी सोच सकते हैं क्या? ये सब बदले हुए माहौल का एक असर दिखाई दे रहा है। और दूसरा यह है कि देखे, अभी प्रशांत जिक्र कर रहे थे, मतलब हम पहली बार देख रहे हैं मोदी जी के भाषणों में कोई भी नयापन नहीं है। अब तीसरी बार अगर आप प्रधानमंत्री बनने के दावे कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं जैसे बस अब तो
ये अप्रैल मई जून में चुनाव हो जाएगा 4 जून को, और 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे ही आप। तो आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि भाई हम क्या क्या कर चुके हैं 10 साल में और क्या क्या करने वाले हैं। आप कम से कम यही बता देते कि भाई 2014 से लेके हमने जो जो वायदे किए थे, गारंटियां दी थी। आपने कहा था कि विदेशों में काला धन जमा है उसको हम ले आएंगे और पेट्रोल आपको 35 रुपए लीटर मिल जाएगा, इनकम टैक्स पेयर्स को टैक्स माफ हो जाएगा, इतना काला धन आ जाएगा कि उसी से सारा काम चल जाएगा। आपने कहा था कि हम देश भर में स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। आपने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आपने कहा था आप किसानों को एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। तमाम चीजें, मतलब महंगाई पे लगाम लगाएंगे। आप एक एक वीडियो अब तो उनके आने लग गए हैं ना। रुपए के बारे में जो आपने कहा था कि साहब जब रुपया कमजोर होता है इसका मतलब कि सरकार की साख कमजोर होती है। आज रुपया कहाँ है ये बताना चाहिए कि भाई आज रुपये की कीमत क्या है, डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कहाँ खड़ा है। तो ये सब चीजें नहीं बता रहे। बेरोजगारी की बात आपने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कितने लोगों को रोजगार दिया यही बता दिए होते कि भाई 10 साल में हमने इतने लोगों को दे दिया, अब 15 साल के जब होगा तो हम इतना देंगे। अब आप कह रहे हैं कि साहब 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए हम और आने वाले वर्षों में हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। ये नहीं उसमें बता रहे हैं कि जो हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था है वो कर्ज में डूबी हुई अर्थव्यवस्था है। दुनिया के देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस कंपनियां हैं, एजेंसीज हैं, हमारी जीडीपी के 1.5 गुना उनका कर्ज हमारे ऊपर लगा। हर भारतीय पर 1.5 लाख रुपए का कर्ज मोदी जी की सरकार ने लाद के रखा हुआ है। ये नहीं बता रहे हैं कि ऐसी हम अर्थव्यवस्था तैयार कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि हमने लोगों को एकदम अपंग विकलांग बना दिया, दिव्यांग कहेंगे, सारी विकलांग कहेंगे तो आपत्तिजनक हो जाएगा। दिव्यांग बना दिया है कि भाई आप कुछ काम धाम न करो, कोई काम आपके लिए है ही नहीं, हम काम नहीं दे सकते, बस 5 किलो अनाज दे देंगे, आप खाइए मस्त रहिए जीती। जब तक चुनाव होते रहेंगे आपको हम देंगे, नहीं तो फिर बाद में नमस्ते कर लेंगे उससे भी। तो इस हालत में देश को आपने पहुंचा दिया है, तो उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। और जैसा भी प्रशांत कह रहे थे, अब तो कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र कहें या जो न्याय पत्र कहें, जो कभी आमतौर पर बहुत कम लोग पढ़ते हैं, चुनाव घोषणा पत्र पार्टी के नेता भी बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन अब तो हर आदमी कांग्रेस का घोषणा पत्र खोज रहा है, न्याय पत्र खोज रहा है कि भाई जरा देखें कि इसमें मुस्लिम लीग कहां है। जो आपने कर दिया कि तो मुस्लिम लीग का चुनाव घोषणा पत्र है, तो कहीं मुस्लिम लीग की छाप है, किस बात में है, कहां है, वो लोग खोज रहे हैं। और दूसरा यह कि मैं इस बात को आपको याद है राजीव जी, ये महीनों नहीं बल्कि सालों पहले से कहते आ रहा हूं मैं कि भाई ये 2 नेशन थियरी देने वाले सावरकर जी थे। सबसे पहले सावरकर जी के जब अध्यक्ष बने थे हिंदू महासभा के 1937 में, तब उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। और दोनों की पार्टियों ने बाइकाट किया था। जब कांग्रेस ने चुनाव का तो दोनों की पार्टियां लड़ी थी और बहुमत नहीं मिला था, तो बंगाल में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर सरकार चलाई थी, जिसमें फजलुल हक प्रधानमंत्री बने थे और वित्त मंत्री बने थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उस समय हिंदू महासभा में थे, बाद में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने थे। तो अगर उस मुस्लिम लीग से उनका कहने का मतलब है तो उनकी पुरखों की पार्टी है, उनके साथ मिलकर के चलाए हैं, सरकार चलाए हैं। तो इसलिए पता नहीं उन्हें सोचने विचारने की क्षमता भी लगता है खत्म हो गई है। जो आता है मन में अल कुछ भी बोल देते हैं किसी सभा में, ये सोच ही नहीं पाते हैं कि भाई आप पार्टी का कोई छुटभैया नेता नहीं है, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आप जो बात बोलते हैं दुनिया भर के लोग उसको सुनते हैं और उस पर अपनी राय बनाते हैं। तो इस तरह की बात है लोग, इससे लोगों में कहीं ना कहीं एक तो कांग्रेस के घोषणा पत्र या न्याय पत्र के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है कि ये बात जो कह रहे हैं। अच्छा, चूंकि कांग्रेस की राज्य सरकारों ने उनकी गारंटी पे अमल भी किया है, चाहे कर्नाटका हो चाहे छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान में काफी मामलों में इन्होंने अमल किया था, तो उसको लेकर के लोगों में उत्साह बढ़ रहा है कि लगता है कुछ करेगा। अब आप उसको ऐसे खारिज करते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है, सवाल जो है वो भी मैं प्रशांत की उस बात से भी सहमत हूं कि कांग्रेस के नेता या विपक्षी नेता इस बार मोदी जी के ट्रैप में नहीं फंस रहे हैं, उनके वाकजाल में फंस नहीं रहे हैं, उनके इशू पे कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो तमाम तरह की बातें, कभी सनातन, कभी धर्म, कभी मंदिर, कभी राम, कभी प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, इस सब बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के लोग अपने महंगाई के मुद्दे से, बेरोजगारी के मुद्दे से, सामाजिक न्याय के मुद्दे से और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे से, इस मुद्दे से कहीं भटक नहीं रहे हैं, अभी तक उसी लाइन पे चल रहे हैं। और अगर इसी लाइन पे चलते रहेंगे तो वाकई बता रहा हूं कि 400 पार की बात छोड़ दीजिए, 200-250 पार भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए भी। जी राज जी बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रीय नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो जो नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया इन्होंने, विपक्ष के नेताओं को, वो बुमरैंग कर रहा है। लोगों को लग रहा है कि यार
कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जब भाषण करते हैं, जिसको भ्रष्ट बताते हैं, जिसको बेईमान बताते हैं, उसको तो अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं, जिसको खुद कहते हैं, और बाकी लोगों को जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है। अभी तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। अभी तक चार्जशीट आप दाखिल नहीं कर सके हैं, उनको जेल क्यों भेज रहे हैं, ये जनता पूछ रही। दिल्ली में तो हम लोग ऑटो रिक्शा में भी कभी जाते हैं या ऐसे भी घूमते टहलते, तो जो भाजपा के समर्थक लोग भी हैं, जो एकदम अंधभक्त नहीं है, जो वो लोग भी कहते हैं कि नहीं, ये तो बड़ा गलत काम हो रहा है भाई, आप भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं, और जो काम कर रहा है, जो गरीबों के लिए काम कर रहा है, जो अच्छी स्कूल बना रहा है, जो अच्छे अस्पतालों की, ये मोहल्ला क्लिनिक के जरिए चिकित्सा सुविधाएं दे रहा है, जो महिलाओं को बस में मुफ्त में यात्रा करवा रहा है, जो बिजली फ्री दे रहा है, जो पानी फ्री दे रहा है, उसके खिलाफ उसको आप जेल भेज रहे हैं। तो ये एक तो ये जा रहा है। दूसरा ये है कि जो भ्रष्ट लोगों को आपने अपनी पार्टी में शामिल किया है, जो वॉशिंग मशीन वाला जो चल गया है, मैं आज अभी एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं अगर पहले से मालूम होता तो मैं आपको भेज दिया होता। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं रघुनंदन शर्मा काका, राज्यसभा के एमपी, उनका एक आया है, तो कभी आया है कि भाई जो वॉशिंग मशीन होती है तो घर के अपने लोगों के कपड़े जो मैले हो जाते हैं उसको साफ करने के लिए होता है। अब ये नहीं होता है कि बाहर के लोगों के गंदे कपड़े, मैले कपड़े, उनको ला करके आप अपनी वॉशिंग मशीन में साफ करिए और उनको बेदाग बनाइए। तो इस तरह की बातें उमा भारती ने भी पिछले दिनों कहा, इस तरह की बात कही थी। अब इस भाजपा के अंदर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये जो काम हो रहा है ये बड़ा गलत हो रहा है। ये पार्टी में जो बाहर से भ्रष्ट बेईमान लोगों को, जिसको खुदे आप भ्रष्ट कहते हैं, बेईमान कहते हैं, उसको अपनी पार्टी में ले आ रहा है। इसका विरोध अंदर खाने भी बहुत शुरू हो गया है। एक दूसरा, अभी जो प्रशांत कह रहे थे, आप देखिए, ये बहुत मामूली बात नहीं है। तमिलनाडु के तांबरम रेलवे स्टेशन पर 4 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी गई है, वो भाजपा के बड़े नेता के भाई के पास, और उन्होंने बताया कि वो तिरुनेलवेली से आया है पैसा, वो चुनाव कार्य के लिए आया हुआ है। तो न तो इलेक्शन कमीशन का कहीं ध्यान है, न ईडी और सीबीआई का कहीं ध्यान है। अगर मान लो अभी कुछ होता विपक्ष, या न कहीं गोदी मीडिया का ध्यान है, अगर यही किसी विपक्ष के नेता या उसके कैंप में किसी के यहाँ पकड़ा गया होता या मिला होता ये रकम, तो आज देखिए था कि पूरा 24 घंटा इसी पे चलता है, लेकिन कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही, कोई बात ही नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि एक चुनाव क्षेत्र में जो पहली खेप आई है वो 4 करोड़ की है, तो और कितने करोड़ आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, कैश है, नकद है। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो जो है सो अलग है ही है। तो एक तो ये माहौल बन रहा है कि इसके खिलाफ लोगों में जब हो गया है कि भाई ये भ्रष्ट पार्टी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी जोर शोर से बोलते हैं मोदी जी, उतने ही भ्रष्टाचार के किस्से उनके लोगों के निकल के आते हैं। दूसरा जो बात हो रही थी, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बार बार कि राजपूत नाराज हैं, जाटों का बहुत हिस्सा नाराज है। जयंत चौधरी का एक देखा मैंने ट्वीट, और उनका एक बयान भी देखा था, वो जो कृषि कानूनों की तरफदारी कर रहे थे, वो जिसके विरोध में सारे किसान लड़े झगड़े, सब संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ, उसके पक्षधर बन गए। वो तो बोले कि नहीं बहुत अच्छा था, इससे तो किसानों का बड़ा भला होने वाला था, लेकिन लोग समझे नहीं और ये नहीं किए। तो उनके खिलाफ भी गुस्सा जबरदस्त हो रहा है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है, पहली बार हुआ है, हम हाल के जितने चुनाव में जो सबसे बड़ा सेगमेंट जो बीजेपी के साथ खड़ा होता था वो था ब्राह्मण समाज। इस बार ब्राह्मण समाज भी बहुत पूरी तरह से नाराज हो गया है बीजेपी के साथ। अभी जो अमरपाल शर्मा को टिकट दे दिया है, अखिलेश यादव और कांग्रेस के लोगों ने जो टिकटों का बंटवारा किया है खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही सामाजिक समीकरण को बिठा करके किया है, और उसका फलीभूत होते हुए दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद में डॉली शर्मा को दे दिया है, डॉली शर्मा मेयर भी रह चुकी हैं वहां पे, और वहां अमरपाल शर्मा विधायक रह चुके हैं कभी, और उनका काफी अपना असर है। तो एक जाटों का, मुसलमानों का, ब्राह्मणों का, राजपूतों का, ये सारे तबके अगर एक साथ मिल जाते हैं, जाटों का भी बड़ा हिस्सा आएगा ही आएगा, राजपूत तो खुल करके आ ही रहे हैं लोग, तो आप कहां बीजेपी टिकेगी, कहां कौन से क्षेत्र में कौन इसका जो वोटर कौन बचेगा। दूसरा ये कि मायावती जी ने भी इस बार जो टिकटों का वितरण किया है, वो मायावती जी को बी टीम कहिए चाहे सी टीम कहिए, जो भी कहिए, लेकिन इस बार जो उनके उम्मीदवार आ रहे हैं वो बीजेपी को नुकसान करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो बीजेपी के जनाधार में सेंध मार रहे हैं, जो इंडिया अलायंस के अंदर नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए चूंकि अब जब बिगड़ने की बात शुरू हो जाती है तो हर लेवल से बिगड़ना शुरू होती है, हर ओर से बिगड़ना शुरू होती है। तो पता नहीं, देखिए राजनीति में, चुनाव में कब क्या होगा, अंतिम समय पर क्या हो जाएगा, इसका कोई नहीं बता सकता है। लेकिन आज की तारीख में जो बेरोजगार नौजवान हैं उन पे जो लाठियां पड़ी हैं, जो किसान हैं उन पे जो आंसू गैस के गोले पड़े हैं,
ये लाठियां और आंसू गैस के गोले अब मोदी जी और उनकी सरकार से अपना हिसाब मांग रहे हैं। बेरोजगार नौजवान और किसान अपना हिसाब मांग रहे हैं कि साहब आपने हमको नौकरी नहीं दी, नौकरी की मांग करने आए हम लखनऊ की सड़कों पे, इलाहाबाद की सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे, तो आपने हमको पिटवाया। जब हम दिल्ली आ रहे थे किसान अपना दुख व्यक्त करने के लिए, दुखा रोना सुनाने के लिए, तो आपने हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए। तो अब समय आ गया है कि अब इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा, एक एक लाठी का, एक एक आंसू गैस के गोले का। इसलिए माहौल तो जबरदस्त है। जो जनता में जो बेचैनी थी वो आक्रोश बढ़ के, देखिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले माहौल कुछ और था, लेकिन हमने पहले भी कहा था कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तब देखिएगा असंतोष जो है आक्रोश का रूप लेकर के दिखने लग जाएगा। इसी तरह से 1977 में बार बार रिपीट करता हूं, 1977 में भी ऐसा ही था। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले लगता था कि सब एकदम अलग चीज है, अलग देश है, बन गया है। लेकिन जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, लोग निकल के आने लगे, विपक्ष के लोगों के पास पैसा नहीं था, लोग खुद से चंदा दे देकर के एक एक रात में 2-2, 3-3 बजे, 4-4 बजे तक सभाएं हमने देखी थी उस समय। तो आज तो चूंकि 10 बजे के बाद आप सभा नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो आप बात कर रहे थे, खजुराहो में जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का नॉमिनेशन जो रद्द कराया गया, रद्द किया हुआ नहीं है, रद्द कराया गया है। मतलब आप सोचिए कि चुनाव जो नामांकन पत्र है उसमें हस्ताक्षर एक जगह नहीं हो पाया है या कहीं दूसरी जगह हो गया है, तो भाई जब आपने नॉमिनेशन पेपर लिया, एक्सेप्ट किया, उसी समय पढ़ के देख लिए होते, बता दिए होते कि भाई ये आपने गलत किया है, इसको भी ठीक करना होगा। तो लेकिन चूंकि मन में आपके खोट है, वहां प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको किसी तरह से निर्विरोध या कैसे भी बिना संघर्ष के, खड़े संघर्ष के चुनाव जिता दिया जाए, ये मन में है। तो कहीं ना कहीं इसमें बेईमानी आपकी दिखाई दे रही है। और चुनाव आयोग अभी तक, चूंकि अदालत में जाने की बात भी लोग कर रहे हैं, अब पता नहीं उसका आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है उस पर पक्षपात के आरोप को लगना शुरू हो गए हैं। जी राजीव जी बिल्कुल, चुनाव आयोग पे पक्षपात के आरोप तो भयंकर लग रहे हैं। और चाहे वो मध्य प्रदेश का खजुराहो सीट हो या इधर कुरुक्षेत्र हो, हरियाणा का, जहां कैथल में एक रैली के लिए अनुमति मांगने पर जो कुछ हुआ, इसको आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं कि वहां कुछ गालियां। जयशंकर जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप? को रद्द किया रैली की मांग को, और उसमें गाली गलौज किया, मतलब बहुत ही अभद्र भाषा, मां की गाली देकर के लिखा उसमें। बिल्कुल, अब इसका कोई संज्ञान नहीं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।